पर चाहे कितने भी हमले करे, ये मोदी है, रुकने वाला नहीं है। आईपीएल के मैच चल रहे हैं, देखते हो आप लोग। मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने? सुना है? हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हम और आप इस बात को जानते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो भारत रत्न का सम्मान धरती पुत्र चौधरी साहब को मिलने वाला नहीं था। आज कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है। आप देखें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी धमकियां दी जा रही हैं। फिर एक बार मोदी सरकार, और यही तो मोदी की गारंटी है, जो कहते हैं वो करके रहते हैं। आज तो देश जान गया है, ईडी सीबीआई से डरा करके इन्होंने सबसे ज्यादा चंदा वसूलने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। लेकिन इनके 10 साल का कार्यकाल आप देखोगे तो ये ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। केवल दुनिया की नहीं, ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। क्रांति धारा से कमल उद्घोष, महाविजय का मेरठ मार्ग, इस एक लाइन के कई मायने हैं। पहला, 2014 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में चुनावी शंखनाद मेरठ से ही किया था। दूसरा, मेरठ को जाटलैंड यानी कि पश्चिमी यूपी का सेंटर माना जाता है। माना जा रहा है कि बीजेपी की नजर पश्चिमी यूपी में निर्णायक भूमिका रखने वाले इन्हीं जाट मतदाताओं पर है। वहीं पीएम मोदी के मेरठ हुंकार से विपक्षी खेमे में खलबली और बढ़ गई। इसे संयोग कहिए, सियासी प्रयोग कहिए या फिर कुछ और, 2014 में जिस मेरठ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार पराक्रम का बिगुल फूंका था, 2017 से 2019 और फिर 2022 से अब 2024 में भी वो सिलसिला बरकरार है। आज पूरा देश कह रहा है, तीसरी बार ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास है। जैसे 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की सीटें बढ़ी थी, 2024 के चुनावी मुकाबले के नए रिकॉर्ड बनाएंगे। 4 जून साथियों, मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। भारत का समय आ गया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद यूपी में पीएम मोदी का ये पहला चुनावी कार्यक्रम है, जिसके लिए मेरठ का चुनाव किया गया है। लेकिन मेरठ ही क्यों? इस सवाल का एक ही जवाब है, जाट वोटर। मेरठ को जाटलैंड का सेंटर कहा जाता है, यानी पश्चिमी यूपी के किसी भी दूसरे शहर की तुलना में मेरठ से जाट मतदाताओं को साधना ज्यादा आसान है। यूं तो यूपी में जाट आबादी करीब 2 से 4% है, लेकिन पश्चिमी यूपी के जीत के लिहाज से जाट मतदाताओं की भूमिका कहीं ज्यादा बड़ी है। वेस्ट यूपी में कुल वोटों में करीब 17% हिस्सेदारी जाट समुदाय की है। वेस्ट यूपी में मथुरा, बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ जाट बहुल जिले हैं। इन जिलों में जाट आबादी करीब 30 से 50% है। वेस्ट यूपी की 18 लोकसभा सीटों और विधानसभा की करीब 66 सीटों पर खासा असर है। यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासी ठाठ पाने के लिए हर पार्टी जाट वोटर को साधना चाहती है। बीजेपी की रणनीति भी यही है।
मेरठ के बाद सहारनपुर और मुरादाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली प्रस्तावित है। यानी जब लोकसभा चुनाव के पहले चरण की पावर पॉलिटिक्स का पारा चढ़ रहा है, तब बीजेपी ने पश्चिमी यूपी को साधने की रणनीति पर कदम बढ़ा दिए हैं, जिसका शुरुआती ट्रेलर मेरठ में नजर आया। हमारी सरकार भी तीसरे कार्यकाल की तैयारी में अभी से जुट गई है। हम आने वाले 5 साल का रोड मैप बना रहे हैं। नई सरकार बनने के बाद पहले 100 दिनों में हमें कौन कौन से बड़े फैसले लेने हैं, इस पर तेजी से काम चल रहा है। पिछले 10 वर्षों में विकास का जो मोमेंटम बना, वो अब और तेजी से आगे बढ़ेगा। पश्चिमी यूपी की राजनीति में जाट वोटर्स की अहमियत क्या है, इन तस्वीरों से समझिए। प्रधानमंत्री मोदी की मेरठ रैली के मंच पर जयंत चौधरी भी नजर आए, जिनकी पार्टी की जाट समाज के बीच अच्छी पैठ मानी जाती है। दरअसल पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ रहे जयंत चौधरी और उनकी पार्टी इस चुनाव में बीजेपी के साथ है। आने वाले समय में जब अवलोकन होगा इस दौर का, जो तीसरा बड़ा मैंडेट देश की जनता मोदी जी को और एनडीए को देने वाली है, तो कहा जाएगा, क्या जानो तुम अपने दौर से कितना लड़ा हूं मैं, समय की भीति पर काल का एक पत्थर सा जड़ा हूं मैं। जयंत चौधरी को भरोसा है कि एनडीए को पूरे देश में 400 सीट और पश्चिमी यूपी में 100% जीत का भरोसा है। अब इस विश्वास के पीछे की वजह भी समझ लीजिए। पश्चिमी यूपी के बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बिजनौर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा और मुरादाबाद वो जिले हैं जहां सबसे ज्यादा जाट आबादी है। इसके अलावा रामपुर, अरोहा, सहारनपुर और गौतम बुद्ध जिलों में भी जाट वोटर असर रखते हैं। यानी पश्चिमी यूपी में जीत की राह पर आगे बढ़ना है तो जाट मतदाताओं को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये बात प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अच्छी तरह जानती है। मेरठ लोकसभा सीट पर इस बार बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है। बीजेपी ने लगातार 3 बार के सांसद राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काट दिया। उनकी जगह रामायण सीरियल में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को उम्मीदवार बनाया गया है। भगवा खेमे की इस रणनीति को 2019 में पश्चिमी यूपी में बीजेपी को मिले झटके से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं पीएम मोदी की रैली के बाद पश्चिमी यूपी में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश काफी हाई है। (2014, 2019) दोनों ही लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने यूपी में चुनाव प्रचार का आरंभ मेरठ से किया। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि 2014 में जाटलैंड की जमीन बीजेपी के लिए उर्वर साबित हुई, तो 2019 के नतीजों ने बीजेपी के माथे पर शिकन ला दी। 2014 में बीजेपी को पश्चिमी यूपी की 27 में से 24 सीटों पर जीत मिली, जबकि 2019 में बीजेपी की जीत का आंकड़ा 19 पर सिमट गया। 2019 में पश्चिमी यूपी में बीएसपी को 4 और समाजवादी पार्टी को 4 सीटें मिली थी। बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, नगीना, सहारनपुर जैसी सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, जबकि 2019 में मेरठ सीट पर बीजेपी की जीत का अंतर महज 4729 रह गया था। हालांकि तब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ और इस बार दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। बावजूद बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में पूरी ताकत झोंक दी है। साथियों, आर्टिकल 370 भी हटा है और जम्मू कश्मीर का तेज विकास भी हो रहा है, और इसलिए
आज लोग बीजेपी के 370 सीटों का आशीर्वाद भी दे रहे हैं। यानी जिस पश्चिमी यूपी में कभी जिन्ना बनाम गन्ना वाली राजनीति आकार लेती दिखाई देती थी, उसी पश्चिमी यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के इतिहास का वो पन्ना खोल दिया है, जिसका जवाब देना कांग्रेस और उनके सहयोगियों के लिए मुश्किल हो सकता है। अपील भी तुम हो, दलील भी तुम, अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। माना जा रहा है कि कच्छ द्वीप पर पीएम मोदी के बयान के बाद सियासी घमासान छिड़ सकता है। इधर जाट समाज में मजबूत पकड़ रखने वाली आरएलडी के एनडीए में शामिल होने से बीजेपी का यकीन और ज्यादा मजबूत कर दिया है। पश्चिमी यूपी के 8 सीटों पर पहले दौर में चुनाव होना है। सियासी दलों के दोस्त बदलने के बाद पश्चिम के सियासी समीकरण भी कसौटी पर हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी ने हर बार यूपी के मेरठ से चुनावी शंखनाद किया है, तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस बार भी चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों का बड़ा असर होगा? पश्चिमी यूपी में 15 साल बाद आरएलडी और बीजेपी का कुनबा एक साथ है। दूसरा, राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को हवा देने के लिए बीजेपी ने मेरठ सीट पर बड़ा दांव खेला है। बीजेपी ने इस बार रामायण में राम का रोल निभाने वाले एक्टर अरुण गोविल को मेरठ से मैदान में उतारा है, जिन्हें लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर रत्ती भर भी शक नहीं है। मेरठ की क्रांति भूमि से एक आगाज हुआ था 1857 में, जिसका नतीजा यह हुआ था कि हमने बहुत सारे संघर्ष के बाद आजादी हासिल की थी। और ये जो आगाज आज यहां होगा, यह आगाज इस चुनाव में 400 का आंकड़ा पार करेगा। बीजेपी के कॉन्फिडेंस की एक वजह और है, और वो वजह है बहन मायावती का अकेले चुनाव लड़ना। कुछ हद तक चुनावी लिहाज से ये बीजेपी के लिए मुफीद भी है। वेस्ट में जाट वोटरों के अलावा मुसलमान और दलित वोटर भी निर्णायक हैं। सहारनपुर में करीब 23% दलित वोटर हैं। इसी तरह कैराना में 17, मुजफ्फरनगर में 21, बिजनौर में करीब 23, नगीना में 22, रामपुर और पीलीभीत में करीब 17%, तो मुरादाबाद में तकरीबन 15% दलित मतदाता हैं। वेस्ट यूपी में मायावती पहले ही उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी हैं। ऐसे में इन सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार हैं, जिसमें बीजेपी को फायदा नजर आ रहा है। लेकिन होता क्या है, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। इतना जरूर है कि पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर पहले फेज में होने वाली वोटिंग का असर पूरे यूपी में नजर आ सकता है। जिस वक्त मेरठ में पीएम मोदी की रैली शुरू हुई, उससे ठीक पहले विपक्षी कुनबा दिल्ली के रामलीला मैदान में एक मंच पर था। इस दौरान विपक्षी नेताओं ने एक के बाद एक बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला, सरकारी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया, जिसका जवाब पीएम मोदी ने मेरठ की रैली में दिया। सबको जोड़कर एक रिपोर्ट बनाई है हमने, जरूर देखिए। पिछले 10 वर्षों में विकास का जो मोमेंटम बना, वो अब और तेजी से आगे बढ़ेगा। कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दो, किसी के नेता फ्रीज कर दो, ऐसे जीत लोगे। भ्रष्टाचारी कान खोल के सुन ले, ये मोदी पर चाहे कितने भी हमले करे, मोदी है, रुकने वाला नहीं है। भगवान राम के पास सत्य था, आशा थी। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहती हूँ। और मित्रों, हम सबको तय करना है कि हमें कर्फ्यू चाहिए या कावड़ यात्रा चाहिए। मतलब पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ओर मुद्दे सच हैं। लेकिन दूसरा तथ्य भी है, एक मोदी का चेहरा है
तो दूसरी तरफ पूरा विपक्ष। दिलचस्प है कि जब मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी ने अपना संबोधन शुरू किया, उससे ठीक पहले दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में विपक्ष के नेता बोल रहे थे। प्रियंका गांधी, कल्पना सोरेन, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव समेत इंडिया गठबंधन में शामिल विपक्ष के तमाम नेताओं ने भाषण दिया और हर एक नेता के बयान में मोदी का नाम था, या कहिए कि केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की गई। आप याद कीजिए, मेरे माताओं से मैं निवेदन करता हूं, आप याद कीजिए, अगर बीजेपी की सरकार इस देश में संविधान बनाती तो वो पहला काम करते, महिलाओं को वोटिंग की पावर ही नहीं देते, क्योंकि उनके विचार वैसे हैं। लेकिन भारत एक ऐसा देश है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने मिलके एडल्ट फ्रेंचाइज लाकर हर एक आदमी को वोटिंग का अधिकार दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे का संदेश साफ है कि देश में महिलाओं को अधिकार देने में कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही। खड़गे के इस बयान को बीजेपी सरकार की ओर से प्रचारित किए जा रहे नारी वंदन कानून का जवाब भी माना जा रहा है। लेकिन जब मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोलना शुरू किया तो सिर्फ कांग्रेस या फिर कांग्रेस ने किसी एक सहयोगी दल को निशाना नहीं बनाया, बल्कि उनके निशाने पर विपक्षी कुनबे में शामिल हर एक दल था। जब मोदी पूरी ताकत से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो इन लोगों ने मिलकर एक इंडी गठबंधन भी बना लिया है। इनको लगता है कि मोदी इनसे डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। सारा का सारा जो हमारे रिसोर्सेज हैं, बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए। तो ये कैसा चुनाव हो रहा है? नेताओं को धमकाया जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है। केजरीवाल जी को, सोरेन जी को ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। मेरठ के मेगा शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के इन्हीं आरोपों का जवाब दिया, साथ ही तय कर दिया कि चुनावी मौसम में पावर पॉलिटिक्स की दिशा क्या रहने वाली है। पीएम मोदी ने मेरठ में रैली को संबोधित किया तो गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सीकर में मेगा रोड शो के जरिए चुनावी अभियान को धार दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये रोड शो इस वक्त आप देख सकते हैं, सीकर में लोगों का जबरदस्त उत्साह है और खुली गाड़ी में सवार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त सीकर के इस रास्ते से घंटाघर की तरफ बढ़ रहे हैं और इस वक्त अमित शाह का ये रोड शो आप यहां से देख सकते हैं। साथ में है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और इसके अलावा सीकर से बीजेपी के प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती। जबरदस्त उत्साह देखा जा सकता है इस रोड शो को लेकर के। फूलों की बारिश हो रही है, काफी ऊंची इमारतों पर लोग खड़े हुए हैं और अमित शाह लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है, ये कहा जा सकता है इस वक्त अमित शाह को देखने के लिए। और केंद्रीय गृह मंत्री लोगों को निराश नहीं कर रहे, अपनी ओर से लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। अब उनका ये जो कारवां है ये इस वक्त बढ़ रहा है घंटाघर की तरफ